हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RK गुरु डिजिटल इंडिया। आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक ही वीडियो में देख लेंगे। डायग्राम की सहायता से हम पूरे पाचन तंत्र को समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पाचन तंत्र से आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पाचन तंत्र है क्या, इसकी ज़रूरत हमारे शरीर को क्यों है। तो देखिए, जो हमारा शरीर है ये कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, कई सारे सेल से मिलकर बना है। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा शरीर है, अगर इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग होगा कोशिका होगी। तो हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इन कोशिकाओं को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो भोजन, आहार से मिलेगी। तो जो भी हम भोजन करते हैं ना, ये जटिल अणुओं में होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है। लेकिन जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, इनको जो एनर्जी मिलती है ये स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलती है, यानी कि सरल अणुओं से मिलती है। तो इसीलिए जो पाचन तंत्र है ये क्या करता है, जो हम भोजन लेते हैं, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। तो यही काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो भी हम भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है, जटिल अणुओं में होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उन्हें सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है, जिसके बाद हमारी कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है। हमारी कोशिकाओं को एनर्जी मिलेगी तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो जो ये पाचन तंत्र है ना, ये जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। लेकिन इसकी सहायता कौन करता है? तो इसकी सहायता एंजाइम और अम्ल करते हैं। तो ग्रंथियों के द्वारा कुछ एंजाइम और अम्ल छोड़े जाते हैं जो कि इस पाचन तंत्र की प्रक्रिया को तेज करते हैं। तो अम्ल और एंजाइम क्या करते हैं? पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही भोजन का पाचन कहा जाता है, तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। तो जो भी अंग मिलकर इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं उन सबको पाचन तंत्र कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पाचन तंत्र की जरूरत क्या है और इनका काम क्या है। तो आगे हम देखते हैं। तो मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हमने पोषक तत्व वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो भी हम भोजन करते हैं ना, हमारे पाचन तंत्र को ये नहीं पता कि हमने रोटी खाई है कि दाल खाई है। उनको मतलब है कि हमने जो भी भोजन किया है उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, प्रोटीन कितना है। मतलब कि हमारे पाचन तंत्र को ये नहीं पता कि हम खा क्या रहे हैं, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको उससे मतलब है। तो जो भी पोषक तत्व हैं ये हमने पहले पढ़ लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो हम जो भी भोजन लेते हैं, हमारे पाचन तंत्र को उसमें से जो पोषक तत्व हैं उनसे मतलब है। तो जो भी पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। इसमें से जो विटामिन है, खनिज लवण है और जल है, इन्हें हमारा पाचन तंत्र क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। यानी कि इनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में नहीं बदला जाता, इनका डायरेक्ट ही अवशोषण हो जाता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो हमारा पाचन तंत्र इन्हें डायरेक्ट ही अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होते हैं। तो पहले इन्हें सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदला जाता है, उसके बाद हमारा पाचन तंत्र इन्हें अवशोषित कर पाता है। तो जो हमारा पाचन तंत्र है ना, इसे मुख्य रूप से 3 पोषक तत्वों के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना है। तो हम जो भी भोजन करते हैं, हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा कार्बोहाइड्रेट ही होता है।
और जो कार्बोहाइड्रेट है ये जटिल अणु है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें पहले सरल अणुओं में बदलेगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या है? तो ग्लूकोज है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है ये हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में होता है। इसीलिए जब हम बीमार भी पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? पहले ग्लूकोज लगा देता है, जिससे हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है? ग्लूकोज में बदलना है। प्रोटीन को क्या करना है? प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, इसे अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड में बदलना है। और वसा यानी कि फैट को फैटी एसिड वसीय अम्ल में बदलना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का यही काम है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलो, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलो और वसा को वसीय अम्ल में बदलो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें साथ कौन देगा? तो एंजाइम्स इसका साथ देंगे, वो पाचन प्रक्रिया को तेज करेंगे। तो भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। तो जो भी हम भोजन खाते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस 5 स्टेजेस में होता है। पहला चरण है अंतःग्रहण यानी कि इंजेशन। तो इसमें क्या होता है? पहला स्टेप है भोजन को मुख में लेना। इंजेशन मतलब कि जो भी हम भोजन करेंगे उसको, जो भी हमारा भोजन है उसे मुंह में लेना, मुंह में डालना ही इंजेशन कहलाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप है पाचन, डाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना, क्योंकि जो भी हम भोजन करेंगे ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इसे क्या करेगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। तो दूसरा स्टेप है पाचन। तीसरा स्टेप है अवशोषण। तो जो भी भोजन है हमने भोजन किया है, अब हमारा शरीर उसकी जो एनर्जी है अवशोषित करेगा ना। तो जो भी हमने भोजन किया है उसको अब हमारा शरीर क्या करेगा? अवशोषित करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना ऊर्जा के रूप में, यानी कि उसको अवशोषण करना, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है स्वांगीकरण, असिमिलेशन। तो जो भी ऊर्जा अब अवशोषित हुई है उसका क्या होगा? हमारा शरीर उपयोग करेगा कार्य करने के लिए, तो उसे कहा जाएगा असिमिलेशन। पांचवा स्टेप है मल परित्याग, यानी कि जो भी अपचा भोजन होगा वो क्या होगा? गुदा द्वार के द्वारा हमारा शरीर बाहर निकाल देगा। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? 5 चरणों में होती है। और यह भी पूछा गया है कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहले अंतःग्रहण होगा, भोजन को हम मुंह में लेंगे। उसके बाद पाचन होगा, पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेगा। पाचन के बाद उसका अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा, यानी कि ऊर्जा का उपयोग करेगा हमारा शरीर कार्य करने के लिए। और पांचवा स्टेप है मल परित्याग। तो जो भी अपचा भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो क्या करेगा? हमारा शरीर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल देगा। तो आगे हम देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। तो जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग अंग होंगे, सभी अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियां, जिसे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। तो आहार नाल क्या होती है? तो जो भी हम भोजन करते हैं उसको मुंह में डालते हैं। तो मुंह से लेकर गुदा तक, यानी कि जहां से हम मल त्यागते हैं, पूरी उस कैनाल को आहार नाल कहा जाता है। मुंह से लेकर गुदा द्वार तक जो पूरी की पूरी नाल है, इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है, यानी कि 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई की बात कर रहा हूं मैं। मुंह से लेकर गुदा द्वार तक जो ये आहार नाल है, इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले तो हमारा मुख, यानी कि मुंह, जिसे मुख गुहा कह देते हैं। उसके बाद आती है ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद भोजन ग्रास नली से अमाशय में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। और अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है।
लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और बड़ी आंत के बाद जो अपचा भोजन है ये गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुख से लेकर गुदा तक जो पूरी ये नाल है ना, इसको आहार नाल कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 32 फीट इसकी लंबाई होती है। तो ये तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ये पाचन अंग है इनकी पाचन क्रिया में सहायता कौन करेंगे? तो एंजाइम ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं। अलग अलग एंजाइम अलग अलग ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं। तो ये सभी ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं? एंजाइम निकालती हैं। और एंजाइम क्या करते हैं? जो जटिल अणु है ना, उन्हें सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। और इसमें ये सहायता करते हैं किसकी? तो जो ये पाचन अंग है इनकी सहायता करते हैं, ताकि पाचन की जो प्रक्रिया हो तेजी से हो। तो कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायता करती हैं? पहली है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारे मुंह में पाई जाती है। उसके बाद जठर ग्रंथि, ये हमारे अमाशय में पाई जाती है। तीसरा है यकृत यानी कि लीवर। चौथा है पित्ताशय, गाल ब्लैडर। पांचवा है अग्नाशय, पैनक्रियाज। और छठा है आंत्र ग्रंथि। तो ये सभी ग्रंथियां क्या करती हैं? एंजाइम्स निकालती हैं, एक प्रकार का रस निकालती हैं, जो कि पाचन अंगों को पाचन की प्रक्रिया को तेज करने में सहायता करती है। तो ये पाचक ग्रंथियां क्या करती हैं? पाचन क्रिया को तेज करती हैं। तो एक बार डायग्राम में देख लो। तो पहले हम जो भी भोजन करेंगे मुंह में डालेंगे, उसके बाद क्या होगा? वो ग्रास नली की सहायता से यानी कि फूड पाइप की सहायता से हमारे अमाशय में जाएगा, यानी कि स्टमक में जाएगा। और अमाशय के बाद वो भोजन छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद वो भोजन बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत के बाद जो अपचा भोजन है ये गुदा द्वार के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरी नाल को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। तो आहार नाल के बाद एक बार हम जो सहायक ग्रंथियां हैं इन्हें भी डायग्राम में देख लेते हैं। तो सबसे पहली सहायक पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथि, जो कि हमारे मुंह में पाई जाती है। उसके बाद है लीवर यानी कि यकृत। यकृत के बाद है पित्ताशय, जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। जो आप ये हरे कलर का देख रहे हैं इसी को पित्ताशय कहा जाता है। लीवर के पीछे है ना ये हरे कलर का। तो अगर मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाऊं तो पीछे की तरफ से है, तो आप देख रहे हैं लीवर के पीछे जो ये हरे कलर का है ये क्या है? ये पित्ताशय है, गाल ब्लैडर है। उसके बाद अगली ग्रंथि है अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। तो आप जो ये स्टमक है, अमाशय है, इसके पीछे देख रहे हैं ये क्या है? अग्नाशय है। तो जो हमारी फूड पाइप है ना, आप देख रहे हैं डायरेक्ट आकर किससे जुड़ती है? पीछे की ओर से हमारे अमाशय में जुड़ती है। तो यहाँ पर हमने जो आहार नाल है और लार ग्रंथियां हैं इन्हें डायग्राम में देख लिया। इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो ग्रसनी होती है ना, ये भी हमारे मुंह के पीछे और गले का भाग है, जो कि हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर भी आप जान लीजिए कि जो ग्रसनी है ये हमारे मुंह के पीछे गले का भाग होती है, जिसमें एपिग्लोटिस देखने को मिलता है। तो एपिग्लोटिस एक ढक्कन के टाइप का होता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जो श्वास नली है ये फेफड़ों से जुड़ जाती है, और जो हमारी फूड पाइप है यानी कि ग्रास नली है, ये आप देख रहे हैं सीधा पीछे की ओर से अमाशय में जुड़ जाती है। तो हम श्वसन तंत्र में ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि जो भी आप भोजन करेंगे ये सीधा फूड पाइप के द्वारा अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद ये छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपचा भोजन है, गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो अब हम एक एक करके जो भी हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है उन्हें पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं मुख एवं मुख गुहा से, जिसे माउथ या बक्कल कैविटी कहते हैं। तो मुख तो आपको पता ही होगा। तो मुख गुहा क्या है? तो जब हम मुंह खोलते हैं तो ये जो खाली भाग है ना, इसे मुख गुहा कहा जाता है। तो जो भी पाचन है ना, ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हमारे मुंह से ही, यानी कि मुख गुहा से ही स्टार्ट होता है। तो कई बार पूछा गया है कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, पेट से, मुंह से या आंतों से? तो हमारे मुख गुहा से, यानी कि मुंह से ही पाचन स्टार्ट होता है। तो हमारे मुंह में पाचन के लिए
कौन कौन सी चीजें हैं? तो दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। तो दांत और जीभ ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, इसीलिए पिछली ही वीडियो में मैंने आपको डिटेल में दांत और जीभ के बारे में पढ़ाया था। वहां पर डायग्राम की सहायता से मैंने आपको सभी दांतों के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। वहां पर मैंने दांत और जीभ के बारे में पढ़ा दिया था। तो बच्ची लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स। तो लार ग्रंथियों के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के मुंह में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जोड़ी में पूछा जाए तो 3 जोड़ी, और वैसे कितनी लार ग्रंथियां हैं, तो 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। इन ग्रंथियों का नाम क्या है? पहली लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी है सबमैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरी है सबलिंगुअल ग्रंथि। तीनों के नाम याद रखेगा, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। तो ये लार ग्रंथियां क्या करती हैं? तो जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन क्या होता है? सबसे पहले हमारे दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं, और जीभ क्या करती है? उस भोजन को लार से यानी कि सलाइवा से मिला देती है। तो ये जो लार निकलती है, निकलती कहाँ से है? तो ये लार इन्हीं लार ग्रंथियों से निकलती है। और जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड और सबसे छोटी लार ग्रंथि है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है, और हमारे मुंह में 1 से लेकर 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है। तो प्रतिदिन हमारे मुंह में कितनी लार बनती है? 1 से लेकर 1.5 लीटर लार प्रतिदिन हमारे मुंह में बनती है। तो इन लार ग्रंथियों से क्या होता है? तो एंजाइम निकलते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। तो लार ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलते हैं, ये पाचन में मदद करते हैं। और लार ग्रंथियों से मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम है लाइसोजाइम और दूसरा है टाइलिन। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो लार ग्रंथियों से मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। तो लाइसोजाइम क्या करता है? तो लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो लाइसोजाइम मुंह में बैक्टीरिया को मारता है। तो जो भी हम भोजन करते हैं, आप देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है, कोई भी चीज उठाकर मुंह में डाल लेता है, तो ये लाइसोजाइम ही है जो उसे बैक्टीरिया से बचाता है। लाइसोजाइम क्या करता है? कोई भी चीज अगर हम मुंह में डालते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको वो मार देता है। पूरी तरह से तो नहीं मार पाता, कुछ जो बैक्टीरिया बचते हैं वो आगे चलकर जब पेट में चले जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हें मार देता है। परंतु बैक्टीरिया के मारने की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो हमारे मुंह से ही हो जाती है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। उसके बाद है टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो हमने पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना। तो टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है स्टार्च। जो हम रोटी खाते हैं, उसका जो आटा होता है, आटे में जो चोकर होता है ना, वो स्टार्च होता है। तो ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलना है? तो ग्लूकोज में बदलना है। तो टाइलिन क्या करता है? पहले से माल्टोज में बदल देता है। तो आगे चलकर पाचन तंत्र के बाकी के अंग भी काम करेंगे और इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देंगे। परंतु पहले टाइलिन ने क्या किया? स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइलिन एंजाइम किसको माल्टोज में बदल देता है? तो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा संक्रमित हो जाती है, जिससे क्या होता है?
कि हमारी लाल ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे मम्स या गलसुआ नामक बीमारी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि गाल के पास सूजन आ जाती है। आप देखते हैं कि सूजन आती कैसे है। तो गाल के पास जो ग्रंथि थी, पैरोटिड ग्रंथि, इस पर विषाणु का यानी कि वायरस का संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण ये ग्रंथि सूज जाती है। इसको गलसुआ नामक बीमारी कहते हैं। और इसी के साथ इस टॉपिक को हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे तुरंत।